मैं डॉक्टर रमेशन वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्टिकल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम अजंता की बोधकालीन चित्रकला की विशेषताओं का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अजंता में हास्य के बारे में बात कर रहे थे। अजंता की कला में एक विशेष गुण यह है कि इसमें बड़े बड़े विचित्र तथा काल्पनिक रूपों को पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। गुफा संख्या 17 में जुजुक ब्राह्मण की बकरे के समान दाढ़ी, टूटे दांत, गंजा सिर और गिड़गिड़ाती मुद्रा सभी से हास्य उत्पन्न होता है और एक क्षण को हम उसकी निर्दयी प्रकृति भूल जाते हैं। इसी प्रकार मार विजय के चित्र में मार सेना के अनेक आकारों को विकृत तथा डरावने रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जो हास्य का उत्पादक है। अनेक बौने, अनुपातहीन एवं विकृत अंगों वाले आकार अंकित किए गए हैं, जिससे दर्शक के मन में हास्य उत्पन्न होता है। अजंता के चित्रों में सब विशिष्ट रूप रखने वाले आलेखन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही सशक्त रूप में अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। अजंता में चित्रित आलेखन स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। ये आलेखन मुख्यतः गुफाओं की छतों, मुख्य द्वारों, खंभों आदि पर चित्रित किए हैं। यही नहीं, वस्त्रों, मुकुटों, आभूषणों आदि में भी आवश्यकतानुसार आलंकारिक छटा लिए हुए आलेखन बनाए गए हैं। इन आलेखनों में चित्रकार ने सुंदर मानवीय रूपों के साथ पशु पक्षियों, पुष्पों तथा लताओं का प्रयोग किया है। पशु रूपों में बंदर, मीन, वृषभ, मकर, मृग, महिष, हंस, तोता, बतख आदि को स्वाभाविक उन्मुखता के साथ चित्रित किया है। प्रस्तुत चित्रों में आप देख सकते हैं कि हंस की आकृति को किस प्रकार से डिज़ाइन में या आलेखन में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही हाथी, बतख एवं पुष्पों की आकृतियों में स्वाभाविक गति देखने को मिलती है। इनमें प्रयुक्त रेखाएं अटूट हैं। एक ही ब्रश के स्ट्रोक से हाथी की सूंड से लेकर उसके पांव तक की आकार को एक ही बार में बनाया गया है। यही स्थिति हंस के आकारों में भी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने प्रारंभ में ये कहा कि अजंता में चित्रित आलेखन का हमें स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना चाहिए। बहुत ही सुंदरता से पशु पक्षियों एवं मानव आकारों को आलेखन में प्रयुक्त किया है। कमल के पुष्प, मूरियाँ एवं लताएं विभिन्न रूपाकारों में प्रदर्शित हैं, जो अजंता की निजी विशेषता है। पहली तथा दूसरी गुफा की छत पर किया गया आलेखन उल्लेखनीय है। इनमें हिरोंजी और बुझे हुए काले रंग से जमीन बनाकर लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से चित्रकारों ने अपनी कल्पना को असंख्य रूप दिए हैं। इनमें कमल पुष्पों, पक्षियों, फल, फूलों का समावेश किया गया है। कोनों में मिथुन आकृतियों को भी अलंकरण में स्थान दिया है। मिथुन आकृति यानी स्त्री पुरुष की साथ में बनाई गई आकृतियाँ। इसी प्रकार जहाँ ज्यामितीय आकृतियों का भी प्रयोग हुआ है, ये आलेखन प्रवाहमय रेखांकन, गति, संतुलित योजना और छंदमय अभिप्रायों की लयात्मक पुनरावृत्ति के कारण शक्तिशाली बन पड़े हैं। यानी एक ही आकार को बार बार स्थापित करने पर वह लयात्मक पुनरावृत्ति के द्वारा बहुत सुंदरता से बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति के विविध रूपों में अशोक, साल,
आम, बरगद, पीपल, ताड़, गूलर, कदली यानी केला आदि वृक्षों का अंकन भी किया गया है, जिसके उदाहरण छदंत जातक कथा के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, जहाँ पर छदंत हाथी जंगल में विचरण करते हुए बनाए गए हैं। वहाँ विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को भी चित्रित किया गया है। इन आलेखनों को काली तथा लाल रंग हिरोंजी से बनाया गया था कि पृष्ठभूमि पर पहले सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इसके पश्चात पारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता के ये आलेखन आज भारतीय चित्रकला की सर्वोत्कृष्ट निधि मानी जाती है। पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों की आकृतियों को अलंकरण में स्थान देने के अतिरिक्त पशु पक्षियों का स्वतंत्र रूप से भी चित्रण किया गया है। अजंता के कलाकारों के सर्वाधिक प्रिय पक्षी हंस तथा मयूर हैं, जिनका अंकन यथार्थ एवं काल्पनिक रूपों में हुआ है। इनकी ग्रीवा यानी गला तथा शरीर में तो स्वाभाविक गति है ही, किंतु पूंछ बहुत काल्पनिक, अलंकारिक, विवरणात्मक हो गई हैं। अर्थात मयूर को बनाते समय उसके बनाई गई पूंछ को स्वाभाविक रूप से चित्रित न करके उसे अलंकरणात्मक रूप देने का प्रयास कलाकारों द्वारा किया गया है। अजंता की दीवारों पर मादक चाल में चलते मृगों, शरारती बंदरों, अश्वों यानी घोड़ों, हाथियों, नथुने फुदकारते हुए बैलों का सुंदर अंकन है। गुफा संख्या 1 में सांडों की लड़ाई का सुंदर दृश्य इसका अच्छा उदाहरण है। इन सब चित्रों की विशेषताओं के साथ में ये जो चित्र हैं, जिस भूमि पर बनाए गए हैं, उसके लिए प्रयुक्त की गई चित्रण विधि भी अति विशिष्ट है, जिस चित्रण प्रक्रिया का भी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। अजंता की गुफा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की चट्टानी सतह पर आड़ी छेनी चलाकर खोदी गई थी। यानी वो अर्धचंद्राकार 30 गुफाएं जो खोदी गई थी, वह छेनी द्वारा आड़ी छेनी चलाकर पहाड़ों के अंदर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और छेनी को आड़ी चलाने से चट्टान की सतह पर दांत जैसे आकार बन गए, जिससे उस पर लगाया जाने वाला प्लास्टर मजबूती से जम गया। तो ये एक खोदने की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसके कारण से उस पर किया जाने वाला प्लास्टर बहुत मजबूती से जकड़ गया और आज भी वह काफ़ी हद तक हमें सुरक्षित मिलता है। अब ये प्लास्टर कैसे तैयार किया जाता था? इस प्लास्टर को तैयार करने के लिए चूना, खड़िया मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी, गोबर, धान यानी गेहूँ, चावल की भूसी, बजरी यानी रेत तथा वनस्पति के रेशे, सन इत्यादि को मिलाकर तैयार किया जाता था। वर्तमान समय में जो प्लास्टर तैयार किया जाता है वह बजरी में सीमेंट मिलाकर तैयार किया जाता है, लेकिन अजंता के चित्रों में को बनाने से पूर्व जो प्लास्टर बनाया गया वह इन सभी आवश्यक वस्तुओं को मिलाकर तैयार किया गया था। इस गारे को कई दिन तक अलसी के पानी में भी भिगोकर फूलने के लिए रखा जाता था। तत्पश्चात इस प्लास्टर की आधा इंच मोटी परत दीवार पर चढ़ाई जाती थी। इसके पश्चात एक और पतली सतह चढ़ाई जाती है, जिससे कुल मोटाई पौन इंच से 1 इंच तक हो जाती है। अर्थात गुफा की दीवार से प्लास्टर की जो मोटाई है पौन इंच से 1 इंच तक उस पर चढ़ाई जाती है। इस प्रकार तैयार प्लास्टर पर कुछ दिनों पश्चात चूने का गाढ़ा पतला घोल अंडे की छिलके जितना मोटा उस पर पुनः लगाया जाता है। इस प्रकार से तैयार सतह चित्रण योग्य बनती है। चित्र प्रारंभ
करने के लिए सबसे पहले चित्र को उस सतह पर छापा जाता है। आपने बचपन में बहुत बार प्रयास किया होगा कि किसी भी आकृति की छाप लेने के लिए आप उस आकृति के ऊपर छेद कर देते हैं और फिर कोई भी रंग या पाउडर उस पर डाला जाता है तो उसकी बिंदु कागज पर छप जाते हैं। या आपने कभी कार्बन का प्रयोग किया होगा कि कार्बन को उल्टा रखकर उसके ऊपर जो भी आकार बनाए जाते थे पहले से बने हुए, तो वह निचली सतह पर छप जाते थे। तो यहाँ पर चित्रों को छापने के लिए न तो उस समय कागज था, न वहाँ पर अन्य कोई साधन थे, इसलिए पतले चमड़े की सतह पर चित्र बनाए जाते थे और उस चित्र पर बारीक बारीक छेद किए जाते थे। तत्पश्चात उसको दीवार पर रखकर रंग की पोटली से वह चित्र छापा जाता था। इस प्रकार से गुफा की दीवार पर चित्र छप जाता था। उसके बाद उस चित्र को ब्रश की सहायता से स्पष्ट रेखांकित किया जाता था। क्योंकि वह चित्र बिंदुओं के रूप में होता था, अतः ब्रश की सहायता से उसका पूर्ण रूप से वापस से उसको लाइन उसकी ड्राइंग बनाई जाती थी। अब पहले से तैयार प्राकृतिक एवं खनिज रंगों को गोंद में मिलाकर संपूर्ण चित्र में भरा जाता था। पहले हमने विशेषताओं में रंगों को तैयार करने की विधि को आपको बताया था। तो इस प्रकार से तैयार रंगों को खनिज गोंद मिलाकर चित्र में भरा जाता था। यह संपूर्ण प्रक्रिया चूने की सतह गीली रहने तक ही की जाती थी। अब एक बार पुनः आवश्यक विवरणों पर रेखांकन करके चित्र संपूर्ण किया जाता था। यानी चूने की सतह पर जो रंग भरे जाते थे, वह रंग भरने के पश्चात पुनः उस आकारों में आवश्यक विवरणों को ब्रश की सहायता से पूर्ण किया जाता था। चूने की सतह गीली होने के कारण रंग चूने के अंदर चले जाते हैं और जब उन्हें करनीनुमा औजार, जिसको नैलिया बोलते हैं, से पीटा जाता है तो वह रंग सतह पर पुनः आ जाते हैं। चित्र सूखने पर उसकी गुड़ाई की जाती है, जिससे चित्र में चमक एवं स्थायित्व आ जाता है। गुड़ाई करने के लिए सेमी प्रीशियस स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो जब चूने की सतह से पर घिसाई की जाती है तो चूने में अवशोषित रंग पुनः मूल रूप में चित्र के बाहर आ जाते हैं और वे स्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार तैयार चित्र आज भी उतने ही तरोताजा दिखाई देते हैं जैसे उस समय रहे होंगे। तो इस प्रकार से प्रयुक्त चित्रण विधि के द्वारा गुफा की दीवारों पर बनाए गए चित्र जो भगवान बुद्ध की जन्म की, पूर्व जन्म की या उनके समय घटित घटनाओं को चित्रित करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बनाए गए ये चित्र भारतीय चित्रकला इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते हैं। और उनमें उन चित्रों की विशेषताएं हैं। भारतीय चित्रकला के जो सिद्धांत हैं, षडांग, उसकी पूर्ण पालना करवाते हुए नजर आते हैं। इन सभी विशेषताओं के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अजंता की चित्र शैली न तो यथार्थवादी है, यानी जैसा दिखाई देता है वैसा न बनाया नहीं गया है, न अलंकारिक है, यानी पूर्ण रूप से अलंकरण भी इसमें प्रयोग नहीं किया, और न ही वह आदर्शवादी है। वह यथार्थ से प्रेरणा लेकर भी यथार्थ रूपों, छाया प्रकाश, गठनशीलता तथा परिप्रेक्ष्य का ज्यों की त्यों अंकन भी नहीं करती हैं। वह रूपों के स्वभाव प्रकृति को देखती है, अतः वह प्राकृतिकतावादी है। अजंता की आकृतियाँ मानवीय धरातल से पूरी तरह अलग भी नहीं हैं। उनमें काव्यगत उपमानों का आश्रय लिया गया है, जैसे
लतिका के समान शरीर, है ना, और धनुषाकार भौहें, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल पंखुड़ी के समान होठ इत्यादि। अतः अलंकरण विधान है, किंतु वे पूर्णतः अलंकारिक भी नहीं है। यानी उन अलंकारों की सहायता तो ली गई है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अलंकारिक भी नहीं है। फिर भी अलंकारिक विवरणों की प्रचुरता है। पशु पक्षियों, पर्वत तथा जल की लहरें आदि का अंकन रूढ़ तथा रीतिबद्ध रूप में हुआ है। यानी परंपरागत तरीके से पानी की लहरों को, पशु पक्षियों को बनाया गया है। मुद्राओं में सहजता तथा मुखाकृतियों में भाव व्यंजना है। इन सभी विशेषताओं का मिला जुला रूप अजंता की शैली है। लेडी हरिंगम की कथनानुसार अजंता चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। इतनी विशेषताओं के कारण अजंता को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए अजंता के चित्रों के बारे में एक चित्रकला विषय के विद्यार्थी को जानना अति आवश्यक है। धन्यवाद।